नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 16 महाजनपद के इतिहास के बारे में जान। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1000 साल तक भारत में कोई बड़े शहर नहीं थे। फिर अचानक 600 ईसा पूर्व के आसपास गंगा के मैदानों में जैसे एक नई क्रांति आ गई। इतिहासकार इसे भारत की दूसरी शहरी क्रांति कहते हैं। पर सवाल ये है कि इस क्रांति की चिंगारी क्या थी? आखिर ऐसा क्या बदला था? इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव में। एक ऐसा बदलाव जिसने समाज की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। और इसकी शुरुआत हुई थी वैदिक काल में। देखिए, समाज ने दो बड़े दौर देखे। शुरुआती वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन। मतलब धन का मतलब था मवेशी, खासकर गायें। जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। बाद के वैदिक काल तक आते आते मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया और अब असली दौलत जमीन मानी जाने लगी थी। शुरुआती दौर में गाय का महत्व कितना था, ये समझने के लिए बस एक शब्द काफी है, अघन्या। इसका मतलब है जिसे मारा ना जा सके। गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि धन, शक्ति और जीवन का प्रतीक थी। तो फिर पशुपालन से कृषि की ओर ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब है एक धातु जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, लोहा। लोहे ने, जिसे उस समय श्याम अयस यानी काली धातु कहा जाता था, एक असली क्रांति ला दी। लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हो गया। लोहे के फाल वाले हलों ने जमीन की गहरी जुताई को संभव बनाया। और इसका नतीजा? इतिहास में पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, एक फूड सरप्लस। और जब जरूरत से ज्यादा अनाज होता है तो क्या होता है? आबादी बढ़ती है, नए नए शहर बसते हैं और छोटे छोटे कबीले बड़ी राजनीतिक ताकतों में बदलने लगते हैं। और यहीं से जन्म हुआ 16 महान राज्यों का। इसी कृषि क्रांति की मजबूत नींव पर खड़े हुए 16 शक्तिशाली राज्य, जिन्हें इतिहास में महाजनपद के नाम से जाना गया। ये विकास 3 आसान से चरणों में हुआ। पहले थे जन यानी घुमंतू कबीले। जब ये कबीले एक जगह पर आकर बस गए तो वो जगह कहलाई जनपद, यानी जन का पैर रखने का स्थान। और फिर जब यही जनपद कृषि और लोहे की ताकत से विशाल और शक्तिशाली हो गए तो वे कहलाए महाजनपद। अच्छा, हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिए, इसका मुख्य स्रोत है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जो हमें उस युग की एक साफ तस्वीर देता है। तो चलिए अब इन प्राचीन राज्यों का एक छोटा सा दौरा करते हैं और देखते हैं कि ये नया राजनीतिक नक्शा कितना विविध और दिलचस्प था। हम 3 खास उदाहरणों को देखेंगे। पश्चिमोत्तर में गांधार, जो ज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। पूर्व में वृज्जी, जो एक अनोखा गणराज्य था। और हाँ, मगध, जो बहुत जल्द इन सब में सबसे शक्तिशाली बनने वाला था। सबसे पहले बात गांधार की। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये सिर्फ एक बड़ा व्यापारिक केंद्र ही नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक का घर भी थी। ये भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला ज्ञान का एक बहुत अहम दरवाजा था। अब देखते हैं कुछ बिल्कुल अलग, वृज्जी संघ। इसकी राजधानी वैशाली थी और ये कोई राजशाही नहीं थी, बल्कि ये कई कुलों का एक संघ था, जहां सब मिलकर शासन करते थे। सोचिए, ये दुनिया के सबसे शुरुआती गणराज्यों में से एक था। उस जमाने के लिए ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। तो इस युग में 2 तरह की शासन प्रणालियां थी। ज्यादातर यानी 14 महाजनपद राजशाही थे, जहां राजा का शासन होता था। लेकिन वृज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य भी थे, जहां शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि एक सभा के हाथ में होता था। तो ये महाजनपद का दौर एक राजनीतिक प्रयोगशाला जैसा था, जहां अलग अलग विचार पनप रहे थे। लेकिन ये एक दूसरे से लड़ाई और होड़ का दौर भी था, जिसका अंत एकीकरण से ही होना था। तो इस युग की विरासत क्या थी? इसने भारत के दूसरे शहरीकरण की नींव रखी। पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये बुद्ध और महावीर जैसे नए दार्शनिक विचारों का केंद्र बना। और सबसे बढ़कर इसने लगातार संघर्षों के बीच एक विशाल साम्राज्य के उदय का मंच तैयार कर दिया। 16 शक्तिशाली राज्य सत्ता के लिए होड़ कर रहे थे, लेकिन अंत में जीत सिर्फ एक ही हुई, और उसी ने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। वो कौन सा महाजनपद था
और उसने ये कैसे किया? इसका जवाब हमारे अगली कड़ी में है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।